3% से टैक्स कम होके 1.5% तक हो गया, 1.5% तक हो गया। इसके साथ साथ तीसरा टैक्स आपको 7E का वो भी 3% देना पड़ेगा। कि जब जब प्रॉपर्टी के अंदर बूम आया तो क्या वो सिर्फ टैक्सेस की वजह से है, लेकिन यहाँ पे आप परचेजर का टैक्स तो कम कर रहे हैं, लेकिन साथ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगाने से क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे? अच्छा, ये सारी वीडियो जो है ना ये होगी उस वैल्यू के हवाले से 5 करोड़ FBR वैल्यू से नीचे नीचे जो प्रॉपर्टी है उनके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में जो है वो इंशाल्लाह ताला करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के पहले पार्ट के अंदर आपको जो चीज़ मिलेगी वो ये होगा कि जो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बजट को काफ़ी हद तक अपने पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसका भी लिंक मैं साथ लगा देता हूँ, उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगी। अच्छा, दूसरे पार्ट के अंदर मैं इसके अंदर कुछ सजेशन बताऊंगा, कुछ ये बताऊंगा कि भाई ये बजट रियल एस्टेट के हवाले से ये कैसा बजट है, इसके अंदर क्या चीज़ गवर्नमेंट करना चाह रही थी और आने वाले साल की डायरेक्शन क्या होगी रियल एस्टेट के हवाले से, कारोबार के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। अब आ जाते हैं बजट के ऊपर। अरे बजट के अंदर क्या किया गया है कि इसके अंदर टैक्स छूट दी, थोड़ा सा टैक्स रिलीफ दिया परचेजर को, जो कि जितनी भी असेंबली के अंदर तकरीर हुई, जो भी सारी चीज़ें हुई, हर बंदे ने सुना, उसने कहा कि इसके अंदर परचेजर को काफ़ी फ़ायदा हो गया है कि 3% से टैक्स कम होके 1.5% तक हो गया, 1.5% तक हो गया। अच्छा, ये सारी वीडियो जो है ना ये होगी उस वैल्यू के हवाले से 5 करोड़ FBR वैल्यू से नीचे नीचे जो प्रॉपर्टी है उनके हवाले से। उसके अंदर ये है कि ये एक चीज़ हमें बड़ी ज़बरदस्त लगी जी कि ये एक अच्छी चीज़ है और परचेज़र को इसके अंदर फ़ायदा है, परचेज़र इसके अंदर अट्रैक्ट होगा, परचेजर जो है वो इसमें से फ़ायदा लेगा। दूसरी साइड के ऊपर क्या हुआ कि जो सेलर है उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सेलर का टैक्स उन्होंने जो 1.5% का परचेजर को रिलीफ दिया है, वही रिलीफ यहाँ से उठा के वो सेलर के ऊपर उन्होंने वो बोझ डाल दिया, वो 3% से इंक्रीज करके 4.5% हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं, वो पंजाबी कहते हैं कि कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात एक या ये सिर्फ ये था कि आपका उन्होंने एक बैलेंस टाइप की चीज़ थी कि कोई ऐसा जिसके अंदर चेंजिंग नहीं। एक चीज़ जो बैकअप के ऊपर उन्होंने की वो ये की कि जो परचेजर के हवाले से था वो ये था कि इन्होंने कहा कि आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जिस तरह सेलर को उन्होंने क्या किया हुआ है कि जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है तो आपको 7E टैक्स जो कि कमिश्नर है इनलैंड रेवेन्यू का, वो आपको जो है वो उसके हवाले से आपकी प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू डिसाइड करेगा। अब थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7E टैक्स एक्चुअली क्या है? 7E टैक्स ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को 3 साल या 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया है खरीदे हुए, तो आपको क्या होगा कि गवर्नमेंट ये अज्यूम कर लेगी कि आपकी प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर प्लॉट है, उसके अंदर से कोई रेंट वगैरह नहीं आया, लेकिन उसकी ग्रोथ अज्यूम कर लेगी कि आपको FBR वैल्यू का 1% पर ईयर ईच ईयर आपको फायदा हुआ है और वो टैक्स आपने अलग देना है। यानी कि आपने 3 साल पहले की प्रॉपर्टी ली, ठीक है, या 4 साल पहले आपने एक प्रॉपर्टी ली थी, आज वो आप सेल करने के लिए आए हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको कैपिटल गेन टैक्स तो देना पड़ेगा, आपको 236C टैक्स जो कि बेचते वक्त देते हैं वो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ तीसरा टैक्स आपको 7E का वो भी 3% देना पड़ेगा अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 साल या 3 साल से ज़्यादा हो गई है। अगर 2 साल हुए आपकी प्रॉपर्टी को लिए हुए, जो कि आपने डिक्लेयर की 2 साल हुए, तो वो आपको 2% देना पड़ेगा। अगर 1 साल हुआ है तो फिर आपको 1% देना पड़ेगा। ये इन्होंने सेलर के ऊपर पिछले साल 1.5 साल से अप्लाई किया हुआ है और ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी जो कि ट्रांजैक्शन को कम करने में, क्योंकि ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हो गई थी। इसी तरीके के साथ इन्होंने क्या किया था कि अभी परचेजर को इन्होंने काबू करने के लिए वहाँ पर उन्होंने 1.5% का रिलीफ तो दे दिया कि 3% से वो 1.5% पे आ गया, लेकिन साथ उन्होंने एक डंडी मारी, वो ये मारी कि भाई हम आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, आपको आयरस के पोर्टल के ऊपर वहाँ पे जाके आपने अपना नेम, CNIC, अपनी सारी क्रेडेंशियल देनी है और फिर आपने बताना है कि कितनी मालियत की प्रॉपर्टी आप जो है परचेज करना चाह रहे हैं, उसकी प्राइस क्या है, XYZ। तो आपको FBR बताएगा कि आप एलिजिबल हैं ये प्रॉपर्टी परचेज करने के या नहीं है। अगर एलिजिबल होंगे तो आपको उसका मिल जाएगा सर्टिफिकेट। तो फिर आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, किसी भी आपने ट्रांसफ़र अथॉरिटी के पास, LDA के पास, रजिस्ट्री इंतकाल,
जिस जगह पे भी जाना है वो आपने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट साथ लगाना है, तब आप जाके परचेज कर सकते हैं। ये दो चीजों के ऊपर है, प्रॉपर्टी के ऊपर और आपकी गाड़ियों के ऊपर, आप ये दोनों चीजें हैं। अब ये इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि वो लोग जिन्होंने पिछले सालों के अंदर अपने रिटर्न के अंदर अपने एसेट कम शो किए हुए हैं, या जिनके पास वाइट मनी का कुशन कम है, या जिनके पास अपनी मनी ट्रेल नहीं दी हुई या दे नहीं सकते, तो वो उनके लिए मुश्किलात होंगी आने वाले दिनों के अंदर परचेज करने के हवाले से प्रॉपर्टी। तो ये एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको कारोबार का कैसा रहेगा आने वाले पूरे एक साल में शायद आपको समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं सजेशन के ऊपर। हम हर साल जब बजट आता है तो हम ये सुनते हैं कि उन्होंने एक टैक्स के हवाले से एक टारगेट है वो ये सेट कर दिया है कि इस माली साल के अंदर हम इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे रियल एस्टेट से, फ्ला इंडस्ट्री से, फ्ला इंडस्ट्री से, फ्ला इंडस्ट्री से। लेकिन बार बार जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं वो पॉलिसीज यही हैं कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं उनसे मजीद जितना हो सकता है हम उनसे निचोड़ लें। अभी ये वाला भी रियल एस्टेट का जो अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आप चेक करें कि फाइल्स की ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है। आपकी जितनी भी आपकी ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं हर जगह के ऊपर फाइल्स की ट्रेडिंग हो रही है, ओपन फाइल बिक रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं हो रहा। ना ही वहां से लोगों को जो है वो उनके लिए कोई मैकेनिज्म बन रहा है कि वहां से भी टैक्स इकट्ठा किया जा सके। और इसी तरीके के साथ वो लोग जो पोजेशन वाली प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं उनसे भी टैक्स इकट्ठा किया जाए, तो यह शायद अगर लोग ज्यादा होंगे आप टैक्स ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। एक चीज मैं समझने से कासर हूं कि जितने भी प्रॉपर्टी के हवाले से जो टैक्स बनाते हैं, जो अभी बजट आया इसके हवाले से एक चीज समझना चाहिए कि जब प्रॉपर्टी के अंदर बूम आया तो क्या वो सिर्फ टैक्सेस की वजह से आया? मैं अपनी पिछली वीडियोस में इतनी दफा कह चुका हूं कि ये टैक्स एक वजह है आपकी जो है वो ट्रांजैक्शंस कम होने की। अलबत्ता यह है कि यहाँ पे आपने लोगों को रिलीफ देना है। रिलीफ किस चीज में देना है कि आपने 2019, 20, 21 के अंदर जो एक आया था बूम प्रॉपर्टी के अंदर, उसके अंदर क्या चीज थी? सिर्फ एक बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है। तो लोगों ने वहां पे धड़ाधड़ परचेजिंग करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ पे आप परचेजर का टैक्स तो कम कर रहे हैं, लेकिन साथ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगाने से क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे? या वो टारगेट जो आप सेट किया हुआ है कि हमने इतना टारगेट इस इंडस्ट्री से कलेक्ट करना है, आप कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके के साथ हो सकेगा, बल्कि इस साल से भी आपको नीचे नजर आएगी जो इस अगले साल की टैक्स कलेक्शन होगी। इसकी वजह यह है कि जब आप इन्वेस्टर को शेक कर रहे हैं, इन्वेस्टर को आप भगा रहे हैं, तो वहां पे कैसे जो है वो ट्रांजैक्शन होंगी? अब जब ट्रांजैक्शन नहीं होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे टैक्स इकट्ठा नहीं हो सकेगा। अब पूरी दुनिया के अंदर क्या है, या आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, दुबई के अंदर आप एक अपार्टमेंट लेने के लिए जाते हैं तो जिस वक्त कोई भी आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपार्टमेंट लेते हैं तो साथ ही उनके बाकी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ एक आपकी जो मिल जाता है कि जी ये वहाँ की गवर्नमेंट का टैक्स है इतने %, ये आपने साथ ही डाउन पेमेंट के बाद विद इन 6 मंथ आपने ये पे करना है। और वो एक फिक्स टैक्स है। वहां पे आप जितने की मालियत की भी प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे आपने फॉर एग्जांपल 1 मिलियन दिरहम के लिए है, 500 मिलियन दिरहम के लिए, वो एक फिक्स टैक्स लगा हुआ है और वो हर बंदे को पता कि यार इतना टैक्स देना ही देना है, वो कोई भी आप चीज़ परचेज करते हैं। तो अगर उस सिनेरियो में जाएंगे तो ऑब्वियसली आप टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है। टैक्स ज़्यादा ना सिर्फ इकट्ठा हो सकता है बल्कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को इसके अंदर ला सकते हैं कि जहां से आप टैक्स की जो कलेक्शन है वो उसके लोगों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सिर्फ हम ये कहें कि फाइलर नॉन फाइलर, फाइलर नॉन फाइलर, ये पिछले 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि नॉन फाइलर को ये कर देंगे, नॉन फाइलर को ये कर देंगे। आज से 3-4 साल पहले भी अगर आप देखें तो नॉन फाइलर के ऊपर यही विद होल्डिंग टैक्स लग गया था कि आपने 50,000 या 50,000 से ज़्यादा की मालियत के जो आपने फंड्स ATM से निकलवाने हैं तो आपको इतने % आपका विद होल्डिंग टैक्स काट जाएगा। फिर नई गवर्नमेंट आई, नया फाइनेंस मिनिस्टर आया, चीज़ें सारी चेंज हो गई, नया FBR के चेयरमैन आता है, नई चीज़ें चेंज हो रही है। एक चीज़ ये है कि हमें वो पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं नज़र आता। अभी भी ये चीज़ है कि अगर जो चीज़ अभी बजट पेश किया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रॉपर्टी के हवाले से किसी एंगल से भी बेहतर है, टैक्स कलेक्शन के हवाले से किसी एंगल से बेहतर है। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो किस तरह हो सकती हैं? अगर आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने साथ बिठाएं, उनके साथ मिलके अगर आप कोई पॉलिसी बनाएंगे, अगर आप उनसे उनकी तजवीज़ लेंगे कि यार हम यहाँ से इस इंडस्ट्री से किस तरह से टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं और ये इंडस्ट्री भी चलनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप वो एक उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पे आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम खुद ही ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि एक और साल जो है वो ना सिर्फ रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स के लिए, ना सिर्फ इस इंडस्ट्री से कारोबार करने के हवाले लोगों के लिए, ना सिर्फ
इस इंडस्ट्री से जो टैक्स कलेक्शन करने वाले लोग हैं उनके लिए, सब के लिए क्या होगा, ये एक डरावना ख्वाब ही होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसके अंदर ये है कि लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या इसके अंदर से चीज़ें अमेंडमेंट होती हैं, क्या पास होता है, ये वक्तन फ़क्तन आपका डिस्कस करते रहेंगे। अभी तक की सिनेरियो के अंदर ये है कि चीज़ें टफ़ हो रही हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर हो, आसानियाँ हो। ये जो सजेशन है ये प्योरली मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, इससे आप एग्री या डिसएग्री दोनों आपके पास है कि आप कर सकते हैं। जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। फ़ी अमान अल्लाह।